बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to record the most important topic for class second year chemistry. The topic name is determination of molecular mass by molecular ion peak, and it's valid for both federal as well as Mirpur board, because the thing is that we have a chapter called qualitative analysis. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पेक्ट्रोमेट्री का, क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से चैप्टर नंबर 17। और ये तकरीबन सारे बोर्ड्स में ये टॉपिक तो है ही है, लेकिन फॉर फेडरल एज मीरपुर बोर्ड बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों बोर्ड्स के बच्चे मेरी तरफ से कंफर्म लॉन्ग ले लें, मैं स्पेक्ट्रोमेट्री से कंफर्म लॉन्ग आएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस इस चैप्टर का नाम है, और यही बेसिक दो तीन टॉपिक में, दो तीन लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर। बट द थिंग इज दैट कि आपने कंसेप्ट समझना है, सीखना है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी मैं मैस स्पेक्ट्रम ऑफ इथीन बना चुका हूं, जो आपकी बुक का पहला टॉपिक है। तो चार बातें बताऊंगा, तीन बातें हमने सिर्फ समझनी है। हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी है, बेस पीक कौन सी है, और आइसोटोपिक पीक कौन सी। बस कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। अपने पास नोट्स उतारते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। डायग्राम बना चुका हूँ, आपकी बुक पे भी बनी होगी डायग्राम। ये जो हमारे पास इसकी बनी हुई ग्राफ बना हुआ है, इसको समझेंगे। इसके अलावा चार बातें हैं। ये टॉपिक जिसको समझ आ जाएगा, मैं चैलेंज करता हूं, उसके बाद उसके लिए परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है वो कवर कर लेगा। और आपके 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको चैलेंज करता हूं और गिफ्ट देना जा रहा हूं। और मैं इस चीज को भी वसूख से कहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझाऊंगा। मेरी ट्राई होगी कि आपके दिमागों में बात आपके लेवल पे जाके समझाऊं, आपको इंशाल्लाह बात समझ भी आएगी। और याद रखिएगा, इससे आसान लेक्चर शायद आपको यूट्यूब में ना मिले। तो आपको जैसे मैं डेटा लिखवाता जा रहा हूँ, आपने ऐसे ही डेटा लिखना है। टॉपिक पूछेगा कैसे, वो आपसे आपकी बुक पे इथीन का लिखा हुआ है, किसी भी मॉलिक्यूल का वो पूछ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा है, मैं इथीन का करवा रहा हूँ। आपको पीक निकालने आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर पीक कौन सी है, बेक पीक कौन सी है, आइसोटोपिक पीक कौन सी है, और आपके पास फ्रेगमेंट पीक कौन सी आती है। ठीक है, वो आगे चल के हमें मजीद बातें समझ आ जाएंगी। लेकिन पहला टॉपिक है कंसेप्चुअल टॉपिक, है समझने की कोशिश कीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो अब कहता करना क्या, आपसे पहले तो लिखिएगा, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई। अपने पास थ्योरी लिखते जाएं ताकि मैं आपको डायग्राम पे लेके चलूं, ग्राफ पे लेके चलूं। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर आयन पीक। पहला काम आपने पता करना है जी कौन सा मॉलिक्यूल है। हमने निकालना क्या, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। We have to find molecular mass by molecular ion peak. First of all, we have to know about the molecular ion peak कि कौन सी पीक है। ये सारी आपको पीक्स नजर आ रही है, देखें ये पीक जा रही है, पीक जो हाईएस्ट पीक यही भी है। लाइन बेसिकली पीक एक हाइट, मतलब लाइन ही है, आप लाइन समझे इसको कि इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज कंफर्म करनी है कि मेरे पास यहाँ पे जिसका मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी है। तो अब ऐसा है, जरा मॉलिक्यूलर आयन पीक के बारे में लिख लीजिएगा, होती क्या है मॉलिक्यूलर आयन पीक। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है एम, इसके ऊपर 7 छोटा सा प्लस और 60 रेडिकल का साइन डालिएगा। जो रेडिकल का साइन आपकी किताब नहीं डाल रही बाय मिस्टेकली, बट आपने डालना है। रेडिकल का साइन क्यों पड़ता है, आगे चल के इस बात की वजाहत करते हैं। मॉलिक्यूलर आयन पीक की हेडिंग दीजिए और लिखिएगा, इट इज अ पीक इन मास स्पेक्ट्रम, it is a peak in mass spectrum that represents molecular ions, that represents molecular ion। टॉपिक के लेक्चर के बीच में अगर मैं डायग्राम बनाता तो बहुत टाइम लग जाना था। कहता है इट इज अ पीक इन मैस स्पेक्ट्रम, ये मैस स्पेक्ट्रम ऑफ इथीन बना हुआ है। और मॉलिक्यूलर आयन पीक वो पीक है इस पूरे मैस स्पेक्ट्रम में जो मॉलिक्यूलर आयन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन है क्या, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा कैसे, वो सारी गेम क्या है। आपके पास मॉलिक्यूल में मौजूद है किसका, इसका इथीन का, इथीन C2H4 होता है। आपको इसका मॉलिक्यूलर मास भी पता है कितना है, कार्बन 12, C2 का मतलब 12 2 24, और हाइड्रोजन आपके पास 4, तो 24 जमा 4 विच इज इक्वल टू 28। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आ गया, 28। ये बात आपको कंफर्म है
कहता है इट इज अ पीक इन द मास स्पेक्ट्रम डेट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर आयन। अब इसका मॉलिक्यूलर आयन बनेगा कैसे? आपको पता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जब इलेक्ट्रॉन हिट करवाया जाता है, इलेक्ट्रॉन हिट करवाया जाता है, बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में आपके पास मॉलिक्यूल डाला गया थी, इसमें इलेक्ट्रॉन को हिट करवाया गया। जब इलेक्ट्रॉन हिट हुआ, बात समझे, जब इलेक्ट्रॉन हिट हुआ वहां पे क्या किया उसने? एक इलेक्ट्रॉन वहां से कैटायन निकाला बाहर। ऐसे ही है ना, वहां से क्या निकला? कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एम के ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव। और एक वो इलेक्ट्रॉन, जाके मैं रिएक्शन करके बताता हूँ, एक वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो हिट हुआ था, रेडिकल की शक्ल में बाहर आ गया था। तो बेसिकली तभी यहाँ पर रेडिकल डाला जाता है। इसके बाद ये पॉइंट्स आपने बनाने हैं। अगर आपको सिंपल उसने ये बात बोली, इट्स सिंबल इज एम प्लस पी, और ये बहुत मीरपुर बोर्ड के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यही चांस है कि यही क्वेश्चन आपको देगा। एम प्लस, ऊपर छोटा सा रेडिकल डाल दें। फिर इसके बाद इट हैज हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, इट हैज हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशो, एम ओवर जेड लिख लें। अब देखिएगा ये बात बोलने का मकसद क्या है। देखें, अब यहाँ पे आपको ढेर सारी ये छोटी छोटी पीक्स नजर आ रही हैं। ठीक है, छोटी छोटी पीक्स है, लेकिन मैंने कहा मॉलिक्यूलर पीक वो होगी जिसकी मास टू चार्ज रेशो सबसे ज्यादा होगी। आपने कहा सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा बच्चे इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पीक सबसे हाईएस्ट पे होगी। लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये लाजमी नहीं है कि ये पीक सबसे ऊंची हो, लेकिन आपके पास इट इज हाईएस्ट की मास ओवर चार्ज रेशो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने ये बात बोली, ये पाई कहां जाएगी? इट इज प्रेजेंट एट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, इट इज प्रेजेंट एट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ स्पेक्ट्रम, ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख लें एक्सेप्ट आइसोटोपिक पीक। अब आइसोटोपिक पीक क्या है, जरा मेरी बात समझें। यहां पे फॉर एग्जांपल कार्बन, आपके पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं 3, C12, C13 एंड C14। मैं कहता हूं फर्ज करते हैं यहाँ पे कार्बन 12 था, 12 12 24 और 4 हो गए 28। आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कार्बन का आइसोटोप 13 वाला इस्तेमाल हुआ हो। मैंने कहा बच्चे हो सकता है, 13 जमा 2 15, 15 और 14 आपके पास कितने हो गए? 29। आपने कहा सर ये जो 29 वाली पीक है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। मैंने कहा नहीं, मॉलिक्यूलर आयन पीक वो वाली होगी जो आपके पास बेसिक, जिसका जो आपका आइसोटोप है कार्बन का 12, उसके साथ जो लेके चलेगी। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी वाली है? 28 वाली, 28 वाली मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। और अगर इसके बाद कोई होगी वो उसका जाहिर सी बात है 29 आएगा, तो वो आपके पास कौन सी पीक लाएगी? आइसोटोपिक पीक। अगर फॉर एग्जांपल दोनों कार्बन 13 वाले हों, 13 13 26 27 28 29, एटॉमिक मास तो आपको पता है। जब 30 वाली कोई पीक होगी तो उस पीक को हम क्या कहेंगे? आइसोटोपिक पीक कहेंगे। लेकिन वो पीक आपके पास मॉलिक्यूलर पीक नहीं कहलाएगी। मॉलिक्यूलर पीक वही होगी आपके पास जो मतलब आपके टोटल मॉलिक्यूल की है। बेस पीक और मॉलिक्यूलर पीक में थोड़ा सा फर्क है, जरा आगे चल के आपको बात समझ आ जाती है। फिर इसके बाद मैंने निशानी बता दी कि राइट कॉर्नर पे होगी, राइट कॉर्नर पे सब यही आपके पास आ रही है। इसके बाद क्या है? मॉलिक्यूल पे, ये बड़े मजे का रिएक्शन है। मॉलिक्यूल पे जब मैंने हाई इलेक्ट्रॉन को मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हिट करवाया, यहां से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। तो क्या आ जाएगा आपके पास? मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज और कैटायन निकलेंगे, जाहिर सी बात है। तो मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज आपके पास आ जाएगा और साथ रेडिकल का साइन, +2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ से इमिट हो जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन आप पूछ सकते हैं सर कौन से? सर एक वो इलेक्ट्रॉन जो आपके इस मॉलिक्यूल में से निकला और एक वो इलेक्ट्रॉन जो हिट हुआ जाके। तो जब दोनों निकलेंगे तभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा है। 6वीं बात, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक इज सेम एज द, ये मेन पॉइंट है सर आपको मॉलिक्यूलर पीक का निकालने का। मॉलिक्यूलर पीक का जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना,
वो सेम होगा मॉलिक्यूल के साथ। मॉलिक्यूल का मास मैंने लिख लिया कितना है जी, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल मेरे पास है C2H4, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 28। तो आपके पास जो 28 वाली पीक है 100% वही पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक ही कहलाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। मॉलिक्यूलर मास और आपके पास क्या कहा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक इज सेम एज द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का मास होगा वही मॉलिक्यूलर आयन पीक का भी मास होगा। अगर दोनों का मास बराबर ना आया तो आप सोचिए भी ना कि वो आपके पास आइसोटोपिक या ब्रेक पीक तो हो सकती है, लेकिन आपके पास बेस पीक तो हो सकती है, सॉरी, लेकिन वो आपके पास मॉलिक्यूलर पीक नहीं होगी। मॉलिक्यूलर पीक की निशानी क्या है, उसका मास और आपके पास जो मॉलिक्यूल का मास है दोनों 28 आने चाहिए। आखिरी बात लिख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ mass to charge of molecular ion is equal to the molecular mass, is equal to the, बड़े मजे का पॉइंट है, is equal to the molecular mass because most ions carry +1 चार्ज। बहुत मजे की बात, कहता है मॉलिक्यूलर द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ चार्ज ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। ये जो आपका मॉलिक्यूलर आयन आ गया है, ये आपके पास जो टूटा है CH डबल बॉन्ड CH के ऊपर पॉजिटिव आया, जब उस पे इलेक्ट्रॉन हिट हुए वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अब आपके पास जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन होगा, वो बेसिकली कैट आयन होगा। तो मैंने कहा था वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की इक्वल होगी बिकॉज मोस्ट ऑफ आयन कैरी पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात है आयन का चार्ज उसके बराबर रहेगा, इसलिए उसमें तब्दीली नहीं आनी। चार्ज टू मास रेशियो याद रखिएगा, आयंस के निकलने से आपको पता है टॉपिक बेस क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वहां पे कोई इंडिपेंडेंस, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिपेंडेंस नहीं है। एटॉमिक मास होता है जब मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसे ही है ना, दोनों को जमा करें आपके पास एटॉमिक मास आता है, दोनों को जमा करके 28 आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो उससे एटॉमिक मास का फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया कि इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन उस पे उसके मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूलर आयन पीक की मैंने 4-5 निशानियां बता दी कि टॉप मोस्ट कॉर्नर पे होगी, मतलब राइट मोस्ट कॉर्नर पे होगी, चार्ज टू मास रेशो इसकी इक्वल आएगी आयन चार्ज से। फिर इसके अलावा आपके पास निशानी क्या है, ये मॉलिक्यूलर आयन को रिप्रेजेंट करेगी और इसका मॉलिक्यूलर मास बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक के बराबर आ जाएगा। आखिरी बात एक वो लिख लें, यहाँ पे हमें तो लिखनी चाहिए, रिलेटिव अबंडेंस, कसरत इसकी कितनी है, ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। अब जब इसका अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे आयन किसी भी मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, कैसे कितने हिस्सों में तोड़ा जाता है, तो उसमें जाके हमें ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसलिए अभी आपने यही कोशिश करनी है कि इस बात को बस लिख लें, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। सबसे पहले आपके पास स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लाइक बेंजीन वगैरह, फिर आपके पास कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स की, जो आपके पास जैसे आपके पास देखो अगर रिंग में बेंजीन रिंग बनती है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड शफलिंग हो रही होती है, लेकिन आप उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और फिर अनब्रांच कंपाउंड की स्टेबिलिटी, ये आपके पास मैंने एमसीक्यू के लिए लिखवाया है, ठीक है जी। अनब्रांच कंपाउंड, ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि रिलेटिव अबंडेंस किसकी ज्यादा है, तो आप ये बता दीजिएगा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। स्टेबिलिटी ऑफ आयन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही तकरीबन 7-8 बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर आयन पीक के रिलेटेड। इसके बाद बेस पीक के बारे में पढ़ते हैं, मैं साथ साथ डायग्राम भी समझाता जाऊंगा। यहाँ तक कोशिश करें स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करूं और फिर आगे निकला जाए। अब वैसे बात ऐसी है कि इंतहाई अहम टॉपिक है, आप में से हर बंदा इस टॉपिक को करेगा, लाजमी करेगा, बार बार करेगा। द थिंग इज दैट के ये टॉपिक इंशाल्लाह 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 बोर्ड की आउटलाइन में मौजूद है, और मैं नहीं समझता कि वो स्पेक्ट्रोमेट्री में से इस टॉपिक को या इस चैप्टर में से कोई टॉपिक भी लॉन्ग के बगैर वो छोड़ेगा या छोड़ सकता है, जो उसको इजाजत है यहाँ से छोड़ने की। इसलिए आपने भी कोशिश करनी है कि इस चीज को ना छोड़ें।
20-25 मिनट का लेक्चर है, अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वाइंड अप कर लूं, बट यहाँ पे कंसेप्ट समझाना है इसलिए इस पे टाइम लगता है। आप भी कोशिश करें जैसे चीज लिखवाई गई है इसको इसी तरह अपने पास नोट डाउन करें। तकरीबन 15 मिनट भी गुजर चुके हैं, वो ट्राई टू वाइंड अप विद इन 5 और 6 मिनट्स हो। मेरे साथ जुड़े रहें। इसके बाद अगली हेडिंग मेरे पास आ जाती है बेस पीक की। मुझे पता होना चाहिए सर बेस पीक क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर। पीक डेट corresponds to the most abundant ion। ठीक है, जहां पे आयन की कसरत है और उसके साथ जुड़ी हुई है खुशकिस्मती के साथ इथीन के स्ट्रक्चर में या इथीन के गैस में या इथीन के मॉलिक्यूल में बेस पीक और मॉलिक्यूलर पीक सेम है, क्योंकि आयन का मैस और इसका मैस बराबर ही आता है, इसलिए इसमें तब्दीली नहीं आएगी। और इसके बाद क्या है, लाजमी नहीं है कि ये इसकी दूसरी निशानी है जो हमें बताती है इट हैज हाईएस्ट रिलेटिव अबंडेंस। इसकी दूसरी निशानी क्या है, ये बात तय है कि इसकी अबंडेंस कितनी होगी, 100%। ये देखें रिलेटिव इंटेंसिटी हमने वाई एक्सिस पे रखी हुई है, तो इस पीक की रिलेटिव अबंडेंस हमेशा 100% ही होगी। ये निशानी है बेस पीक की कि ये लाजमी 100% पे ही जाएगी। तीसरी बात याद रखें, अबंडेंस ऑफ अदर पीक is calculated with the help of base peak। देखें बाकी पीक्स कितनी मौजूद हैं, उनकी अबंडेंस, उनकी कसरत क्या है। ये जितनी छोटी छोटी पीक्स आपको नजर आ रही हैं, इनकी अबंडेंस हम किसके साथ मेजर करेंगे, किसकी मदद से मेजर करेंगे, वो है बेस पीक। और चौथी बात, इट इज द मोस्ट स्टेबल एंड अबंडेंट पीक। ठीक है, ये कसरत से ज्यादा यही पाई जाएगी। जाहिर सी बात है, जब मॉलिक्यूल आयन टूटेंगे तो आपके पास फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पर, जरा सुनिए मेरी बात। यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मतलब बेस स्पेक्ट्रोमिटी से आके इधर गिरा, हो सकता है यहाँ सेंटर से टूट जाए, CH लादा हो जाए, CH लादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके गिरे तो ये CH लादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ये यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन गिरे, हाइड्रोजन लादा हो जाए, हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास बेस पीक, जिस टाइम ये अपने इसमें टूटेगा, फ्रेगमेंट में टूटने के बाद जब ये आयन बनाएगा, आयन के बनने से जो पीक बनेगी उसको हम बेस आयन पीक का नाम देंगे। और उसकी निशानी ये है कि रिलेटिव अबंडेंस 100% होगी। और इसके बाद आखिरी चीज अपने पास नोट डाउन लाजमी करें, पूछा जाता है आइसोटोपिक पीक क्या है। मैं कंसेप्ट बता के आ गया, चलिए लिख लें एक बार, फिर आपको अगली बात बताते हैं। इफ आइसोटोप्स आर, अगर देखें कोई एलिमेंट आपके पास ऐसा मौजूद है जिसके आइसोटोप्स मौजूद है, जैसे आपके पास कार्बन है 12, 13, 14, 3 आइसोटोप्स हैं। इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट with greater mass but less relative abundance, then the peak appears, तब जो पीक अपीयर्स होती है at 1:2 mass to charge ratio, सॉरी mass to charge ratio क्या लिखते हैं, mass to charge यूनिट फिजिक्स में हैंड करती पई है, यूनिट ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर आयन पीक। सर मॉलिक्यूलर आयन पीक से इसकी मेस टू चार्ज ऐसे ज्यादा होगी, मैं आपको बता के भी आगे हूँ। जैसे सुने, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन का है आपके पास 12, 13 और 14, ऐसे ही है। अब मेरी बात पे गौर करें, C2H4 इथीन, कार्बन का फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा गया जी हो सकता है कि ये कौन सा हो, ये जो कार्बन है मेरे पास, इनमें C2 में से एक कार्बन C13 हो, 13 होगा तो 13 जमा 12 जमा हाइड्रोजन कितने 4, तो 12 और ये आपके पास कितना आ गया 29। तो फिर यहाँ पे कोई ऐसी पीक बनेगी, ये यहाँ पे 30 के और 28 के दरमियान में जो पीक बन रही है, वो आपके पास कौन सी पीक लाएगी, वो मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं होगी, वो आइसोटोपिक पीक होगी। फिर ये भी हो सकता है, सुनिएगा, फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास दोनों 13 वाले हों, दोनों आइसोटोप कार्बन 13 हो। जब कार्बन 13 होंगे तो फिर ये भी हो सकता है
कि वो पीक 30 पे बने, यहाँ पे जाके कोई पीक बने, वो मॉलिक्यूलर आयन पीक तो नहीं कहलाएगी, वो बेस पीक भी नहीं कहलाएगी, वो आपके पास आइसोटोपिक पीक कहलाएगी। ये आपने बात याद रखनी है। अब जैसे आपके पास क्लोरीन 35 और 37 दो आइसोटोप है, ये आपके पास अच्छा पूछा जा सकता है आइसोटोपिक पीक कितनी बढ़ सकती है, ये पी इसका मैस चार्ज कितना ज्यादा जा सकता है, तो ये 5 से 6 तक ज्यादा जा सकता है अपने मॉलिक्यूल के मैस से ज्यादा। अब देखें यहाँ पे अगर ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब आइसोटोपिक पीक तो होगी, वो मॉलिक्यूलर मैस पीक नहीं कहलाएगी। फिर इसके बाद मतलब जाहिर सी बात है अपने मॉलिक्यूल से कितना ये टोटल मॉलिक्यूल की इक्वल आ जाएगी M प्लस, ये M+1 आ जाएगी, M+2 मतलब ये M+ का मतलब आपके पास ये 28 होगा, ये 29 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी। M बेसिकली 28 है, इसमें 1 डाला 29, 1 डाला 30। और आइसोटोपिक फीस की बढ़ने की वजह क्या है कि आइसोटोप कार्बन के 3 होते हैं। ठीक हो गया। अब आखिरी जो हेडिंग आपकी बुक ने नहीं दी हुई, लेकिन छोटी छोटी पीक्स आपको नजर आ रही है, मैं समझता हूँ कि आपको उनके बारे में भी जानना लाजमी है। फ्रेगमेंट पीक्स क्या है? पीक्स अदर देन मॉलिक्यूलर आयन पीक, पीक्स अदर देन मॉलिक्यूलर आयन पीक, पीक्स अदर देन मॉलिक्यूलर आयन पीक, जो मॉलिक्यूलर आयन पीक से हट के हैं, छोटी छोटी पीक्स। ये देखें, ये आपके पास 2 पे मैंने एक पीक लगाई हुई H2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 2। अब H2 मैंने कैसे कहा, मैंने कहा बच्चे हुआ ऐसे हो सकते ऐसे हुआ हो, यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस पे आया हो, यहाँ से इसने तोड़ दियो, ये H2 गठा हो गया हो। आपने कहा सर हो सकता है, ऊपर मैंने एन पे डाल दिया और ये इसकी मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 2। तो ये आपके पास ना तो मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाएगी, ना ही बेस पीक कहलाएगी, ना ही आइसोटोपिक पीक कहलाएगी। इस पीक को हम क्या नाम देंगे? फ्रेगमेंट पीक। और फ्रेगमेंट पीक आपके पास राइट हैंड साइड पे बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे आप सीधे हाथ पे बढ़ते जाएंगे बढ़ती जाएगी। फिर मैंने कहा सर ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ से टूट गई हो या यहाँ से टूट गई हो, तो C+ मतलब कार्बन अलग हो गया हो, तो कार्बन का कितना आपके पास एटॉमिक मास होता है 12, आपने 12 के साथ यहाँ पे निशान लगाया हुआ, ठीक है। फिर 13 मतलब एक कार्बन आया और एक आपके पास हाइड्रोजन आया हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर 14 कैसे, एक कार्बन आया और 2 हाइड्रोजन ये ऐसे टूट गए हो, ठीक है 14। फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है, मैंने 24 लिखा कि ये यहाँ से ऐसे टूट गई हो, यहाँ से ऐसे। अब बिल्कुल बीच में C2 उसने इकट्ठा कर लिया, बेसिकली वो अनस्टेबल ही होगा, लेकिन ये है कि उसने C2 इकट्ठा करके 12 12 24 बना दियो। फिर 25 भी बन सकती है, 2 कार्बन उठाए हो, एक कहीं से गरीब हाइड्रोजन को उठा के ले गए, 25 बन सकती है। फिर 26 भी बन सकती है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। फिर 27 भी बन सकती है, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन। और 28 में जो बनेगी वो मॉलिक्यूलर आयन पीक की होगी। मॉलिक्यूलर आयन पीक के हट के मतलब मॉलिक्यूलर आयन पीक के मैस जो आपके पास मॉलिक्यूलर मैस 28 होगा, उससे छोटी उसके राइट एंड पे, उसके उल्टे सॉरी उसके लेफ्ट हैंड पे जितनी छोटी छोटी पीक्स बनेगी वो आपके पास क्या पीक चलाएंगी? फ्रेगमेंट पीक। जो मॉलिक्यूलर मास की इक्वल होगी वो मॉलिक्यूलर मास पीक, जो उसी के साथ मोस्ट अबंडेंस कॉरेस्पॉन्ड जुड़ी होगी वो बेस आयन पीक, और जो उससे आगे करके फिर बात सुने, और जिसकी बेस आयन पीक की पहली निशानी याद रखना है कि इसकी अबंडेंस 100% होगी, रिलेटिव अबंडेंस 100% होगी, और जो वहां से आगे बढ़ती जा रही होगी आइसोटोपिक पीक कहलाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी भी उसके एलिमेंट के एटॉमिक आइसोटोप बढ़ते जाएंगे तो वो पीक मजीद मैस चार्ज आगे आगे बढ़ता जाएगा, अबंडेंस उसकी 100% ही रहेगी। ये आपके पास टॉपिक था, 2 लेक्चर मजीद लगाऊंगा। आई वुड ट्राई टू कंप्लीट विद इन 2 और 3 लेक्चर। इंशाल्लाह मैं ये 7 नंबर आप में से हर बंदे को गिफ्ट दूंगा। आप में से हर बंदा ये टॉपिक लाजमी करेगा, सीखेगा, समझेगा। दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह निगहबान।